आज बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल फाइनेंस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। Finance में theory will never play a part. Practically कहीं और में मेरे को इतना याद है वो टी.एस. ग्रेवाल की पढ़ लो। स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अगर 5 साल बाद आप अपने CF नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ग्रो टॉक पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं उन प्रोफेशनल्स से जिन्होंने अपने फील्ड में एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट किया होता है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपीरियंस फाइनेंस लीडरशिप से जिन्होंने कॉर्पोरेट फाइनेंस और एफपीएनए के फील्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन बनाई है। प्लीज वेलकम मिस्टर रोहित नासला सर। Thank क्या हाल you. है सर? तो रोहित करंटली फाइनेंस लीडरशिप रोल में काम कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। यह एफपीएनए में जहां नंबरों को स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करना उनकी कोर स्ट्रेंथ है। रोहित जी, वेलकम टू पॉडकास्ट। सबसे पहला सवाल, आपकी जर्नी फाइनेंस फील्ड में कैसे स्टार्ट हुई? क्या आपको स्टार्टिंग से ही नंबर पसंद थे या जर्नी ग्रेजुअली डेवलप की? नहीं, स्टार्टिंग से मेरे को नंबर बिल्कुल पसंद नहीं थे। सो अगर मैं बात करूँ 2007 की, जब मैंने 12th क्लियर किया था, तो मैं दोस्ती यारी के चक्कर में ज़्यादा था। मेरे को अभी भी याद है, मैंने अपने दोस्त के साथ साथ पीजीडीएवी कॉलेज में मैथ्स ऑनर्स के कोर्स के अंदर मैंने एनरोलमेंट करवा दिया था, बिकॉज मेरे को अपने दोस्त के साथ कॉलेज लाइफ जीनी थी। अच्छा, फ्रेंडशिप। हाँ जी, फ्रेंडशिप। बट जब मैं एक हफ्ता वहाँ गया और जब मैंने लाइफ वहाँ पर देखी एंड मेरे एक क्लोज कज़न ने बैठ के मेरे को डिफरेंस बताया कि मैं 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद कॉलेज से कहाँ पहुँचूँगा और कोई और कोर्स ऑप्ट करता तो कहाँ पहुँचूँगा। जब मेरे को वो डिफरेंस समझ में आया, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं अपने लाइफ के जो महत्वपूर्ण अपने 3 साल होते हैं, जो टेक्निकली अपने को कॉलेज के अंदर या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, वो मैं शायद मुझे लग रहा था मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो उसके जस्ट बाद मैंने जो है एमबीए में अपने एनरोलमेंट करना शुरू किया था, जहाँ पर भी मेरे को फेलियर मिला था। आपके बीबीए, इग्नू एंड जितने भी कॉलेजेस थे, सुखदेव कॉलेजेस, उन सब में मेरी जो रैंक आती थी वो टू दी क्लोजेस्ट आती थी, लेकिन मैं एडमिशन नहीं करवा पाया। इवेंचुअली लास्ट ऑप्शन मेरे पास सीए कोर्स बचा था। तो मेरे को अभी भी याद है कि मेरा फॉर्म जो होता है फाउंडेशन का, वो मैं खुद नहीं लेकर आया था, मेरी मदर लेकर आई थी और उन्होंने मेरे को बोला था कि लास्ट ऑप्शन यही है बेटा, अब यही करना है। वो दिन है और एक आज का दिन है, तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने सीए में एनरोलमेंट कराया, मेहनत करी, और जो आज हूँ वो अपनी मेहनत की वजह से। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को नंबर्स के अंदर जाना पड़ा, एंड कभी भी मेरे को नंबर्स पसंद नहीं थे। पसंद नहीं थे बट जाना पड़ा। हाँ जी। तो एजुकेशन फेज में क्या ऐसा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि फाइनेंस ही आपका लॉन्ग टर्म करियर होगा, या कुछ और सोचा था कभी? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन सीए बचा था। ऐसे मोमेंट्स बड़े आए थे जब मेरे को लग रहा था कि क्या मैंने राइट डिसीजन लिया है दोबारा सीए करके। बट कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे जो बैचमेट्स थे स्कूल के, वो मुझसे पहले पास आउट हो गए जस्ट बिकॉज मैं 9 महीने लेट हो चुका था। जब मैंने उनकी सक्सेस जर्नी देखी, उसमें से एक जन ने पहले अटेम्प्ट में ही जब क्लियर कर लिया था, एंड द वे ही वाज राइजिंग इन हिज करियर, सिंस 1 साल सीनियर बन चुका था मैं मेरा, तो मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि एटलीस्ट जो मैंने कोर्स जो चूज़ किया है वो गलत नहीं है, मेरी अप्रोच गलत हो सकती है। तो वहाँ ज़रूर क्लैरिफिकेशन मिल गया था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, बाकी रही बात नंबर्स की, एक अकाउंटेंट से तो खैर आप नंबर्स की ही उम्मीद करोगे और तो कोई चीज़ निकल के आएगी। तो तब से जो है आई हैव बीन इनटू नंबर्स एंड यस, आई लाइक नंबर्स। तो जब जैसे कि हम देखते हैं कि सीए बहुत ही टफ कोर्सेज माना जाता है, बहुत प्रोफेशनल है बट बहुत टफ क्रैक किया जाता है, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? कैसे आपने सोचा? जैसे कि आपने बताया कि आपकी मॉम ने आपको सीए में एनरोलमेंट कराया था, तो क्या उसी टाइम से आपने फोकस किया था कि मैं सीए क्लियर ही करूँगा? फोकस नेचुरल सी बात है, क्योंकि डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, फॉर्म आ गया जी, अब इसके अलावा तो और कुछ करना नहीं था। तो हाँ, इतना ज़रूर गिवन था
कि या तो आ रहा है या पार है। पार होगा तो अपने जो डैड का जो सो कॉल्ड बिजनेस था विच वाज लाइक अ लो स्केल बिजनेस, उस पर बैठना था, तो वो मैं कभी भी नहीं करना चाहता था। तो एक बैक ऑफ द माइंड वो मोटिवेशन ज़रूर था कि यार जो अब मेहनत करनी है वो इस 4 साल के अंदर करनी है ताकि सीए ज़रूर बन जाए। दूसरा, जैसे आपने बोला टफेस्ट कोर्स है, मेरे हिसाब से टफ की डेफिनेशन कभी नहीं होती, ये एक मेंटल बैरियर होता है जो इंसान खुद बनाता है। इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं पा सकता। तो मतलब मैं बाकी लोगों को भी, जो मेरे जूनियर्स रह चुके हैं, मैं सबको ये बोलता हूँ कि अपना मेंटल मॉडल ठीक करो। अगर आपने एक चीज़ क्लियर करने की अगर ठान ली है तो ना चाहते हुए भी आप उसको कभी ना कभी पार कर ही लेते हो। ओके, तो मैं ना हर प्रोफेशनल की जर्नी में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ग्रोथ का रियल फेज तब स्टार्ट होता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो क्या जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी तब आपने एक्चुअल ग्रोथ अचीव की थी, या इनिशियली आप स्टार्टिंग से ही अचीव करते आ गए? मेरे को, मैं आज भी याद है, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं साथ में एक वर्ड और अटैच कर देता हूँ, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे को पहला फुल फ्लेजेड रिकग्निशन कैसे मिला था। एंड ये रिकग्निशंस में कभी भी एक कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर मैं ये नहीं बोलता कि अप्रेजल्स होता है आपका। ये रिकग्निशंस वो होते हैं कि जब आपका मैनेजर या आपके जो भी सीनियर्स होते हैं आपको होल हार्टेडली जब ये रिकग्निशन देते हैं, वो आपके लिए असली, आई वुड से, टैप ऑन द बैक होता है, आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर बनता है। मेरे केस में क्या हुआ था मुझे अभी भी याद है। मेरी जो पहली जॉब थी, तो मेरा जो, मैं सीए फर्म में एक गया था, टिपिकल टॉप 20 सीए फर्म्स थी उनमें से एक गया था सीपी में। मैं जाते ही मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी के प्रोजेक्ट में लगा दिया गया था, और पहले हफ्ते मुझे इतनी मोटी बुक जो है, जो IIDA की इंश्योरेंस एक्ट होती है, वो मुझे पकड़ा दी गई थी कि आपको ये पढ़नी है और आपको नेक्स्ट मंडे से जो है क्लाइंट के ऊपर, मतलब क्लाइंट के ऑडिट पे जाना है। तो वहाँ पर जो मेरे मैनेजर थे उसी पीरियड में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। तो तब टेक्निकली मेरे को चांस मिल गया था वो डायरेक्टली पार्टनर के साथ काम करने को, लेकिन जस्ट मेरे अंदर बहुत सारी खमियां थी। तो मैं जब उस क्लाइंट पे गया तो वो पार्टनर मेरे को फुली नज़रअंदाज करता रहा शुरुआत के 2 महीने तक कि यार ये टेक्निकली उस लेवल का बंदा नहीं है, मतलब जिस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है उस टाइम में। एक्सपीरियंस की बात नहीं है कि वो हाथ खुला हुआ नहीं है इसका, क्योंकि मैं कुछ भी काम करने बैठता था तो स्पीड उतनी तेज नहीं थी, पेशेंस लेवल उतना नहीं होता सीनियर्स के अंदर कि वो एक जूनियर के साथ बैठ के, जो अभी अभी क्वालिफाई होकर सीए करके आया, तो वो पेशेंस लेवल नहीं था। नेचुरल सी बात है, मतलब उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो मैं मीट नहीं कर पा रहा था, जिस पे मैंने काम बहुत ज़्यादा किया। एंड 4 महीने तक मैं उनका सबसे नालायक एम्प्लॉय था, ऐसा मेरे को सुनने में आता था कि वो कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट आता था तो वो मेरे को रिकमेंड कभी भी नहीं करती थी। अब सिचुएशन कहाँ चेंज होती है, जब मैं अप्रैल में गया तो मुझे अभी भी याद है जुलाई के अंदर किसी और सीनियर मैनेजर को कोई कहीं और प्रोजेक्ट मिला, उनको एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ी जो कि आउट ऑफ दिल्ली उनको भेजना था। तो मेरी मैडम ने बोला मैं ये मेरे किसी काम नहीं आ रहा, तो इनको भेज दे देना। तो मैं जब उस प्रोजेक्ट के ऊपर गया, थैंकफुली वहाँ पर जाके, क्योंकि तब तक मैं अपने ऊपर मेहनत कर चुका था, तो मैं काम ठीक ठाक कराया, जो मेरे उस मैनेजर ने सराहा कि नहीं तुम काम बढ़िया करके आए हो। और जब मैं वो काम बढ़िया करके आया और अगस्त के अंदर मेरी पार्टनर को एक और प्रोजेक्ट के ऊपर अपना एक सीए भेजना था, क्वालिफाइड सीए भेजना था, तो उन्होंने बेसिकली उस सीनियर मैनेजर से मेरा फीडबैक लिया, तो उसने मेरे को इतना पॉजिटिव फीडबैक क्या दिया कि नहीं आप विश्वास करो, आप इसको भेजो, ये लड़का कर लेगा। अगस्त के अंदर मैं उस क्लाइंट के ऊपर गया एंड झूठी बोलूंगा, मैं जब उस क्लाइंट के ऊपर गया, मैंने जब शुरू में ऑडिट प्रोसीजर्स करने शुरू करे तो मैंने खाना पूर्ति कर दी। मैं बड़े शॉर्टकट में मैंने ये देखा उनकी किताबों में क्या नंबर आ रहे हैं, अच्छा, और आइडियली उनकी बैलेंस शीट में क्या नंबर आ रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मैं रिपोर्ट बना के अपने पार्टनर के पास चला गया। एक वो दिन है और एक आज का दिन है, मेरी आज तक इतनी गंदी बेइज्जती किसी ने कभी नहीं मारी थी। मेरे उस पार्टनर ने मेरे को एक एक गलती ऐसे हाईलाइट करके बताई कि जैसे मेरे दिल के ऊपर लिटरली किसी ने चाकू मारे। हाँ, फर्क सिर्फ ये था कि मैं उसको अपनी बेइज्जती नहीं मान रहा था क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने उसको एज अ लर्निंग पॉइंट जरूर लिया। जब मैंने लर्निंग पॉइंट लिया तो उसके जस्ट नेक्स्ट एक हफ्ते में, जस्ट टू प्रूव हर राइट कि मैंने काम बिल्कुल ठीक करना आता है मेरे को, मैंने दिन रात लगाई, 6 दिन तक मैंने उस कंपनी की सिंस इंसेप्शन
का तक का डेटा निकाला उनके सॉफ्टवेयर से, अपने पूरे एक्सेल के अंदर बैठ के उस टाइम पे 104 MB की फाइल बनाकर मैंने पूरा रिकंसिलिएशन करके दिया उनको शुरू से लेकर आज तक का, कि आपके पास आज तक इतने लोग ऑन बोर्ड हुए हैं, इस कंपनी ने इतना रेवेन्यू कमाया, इतना पुरानी बैलेंस शीट में हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, इतना अब है, एंड टू एंड रिकॉन करके दिया, जिसकी वजह से वो जो डिफरेंस निकल कर आया उस साल का, जो पहले मैं खाना पूर्ति करके जो डिफरेंस 1-2 लाख बता चुका था, वो अचानक से नंबर मेरे को अभी भी याद है, 1,19,26,524 रुपया निकल कर आया था। ये नंबर मेरे जहन में बैठ चुका है। क्यों? क्योंकि 6 रातों तक ये नंबर के मेरे को सपने आते थे। मतलब गलतियों से काफी सीखा है आपने। तो जब मैंने ये नंबर उनको दिया और उनको अपनी वर्किंग दिखाई, उनको तो चलो एक लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल गया, बट अब जो कंपनी का जो CFO था वो इसको बाय नहीं कर पा रहा था कि आपने ये क्या कर दिया, अचानक से नंबर 2 लाख से जो है 1,19,00,000 कैसे हो सकता है। मेरी मैनेजर ने, क्योंकि उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, उनको फिर लग रहा था ये नंबर गलत होगा, उन्होंने मेरे को बोला कि आप खुद जाओ और उस CFO को आप समझा के आओ। मैं जब गया, मैंने उसको पूरा सब कुछ तरीके से समझाया, तब जाके उसको रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, लड़के ने काम तो बढ़िया किया। एंड जैसे जैसे बैलेंस शीट साइनिंग डेट क्लोजर आती गई एंड CFO ने भी अपने बंदे से उसको डेटा को चेक करवाया, वो नंबर ठीक निकल कर आया। तब जाके आई रिमेम्बर कि वो पार्टनर ने बैलेंस शीट साइन करी एंड मेरे को बोला कि ठीक है, गुड जॉब है। गुड जॉब मुझे तब भी नहीं मिला था। गुड जॉब मुझे कब मिला था? जिस दिन मैंने उस कंपनी से रिजाइन किया, लगभग उसके 1.25 साल के बाद में। और जब मैं छोड़ के जा चुका था, मेरे को उस पार्टनर का 1 हफ्ते बाद फोन आया, जहां पर उस पार्टनर ने मेरे को क्या बोला कि तो रोहित, मैं आज एक बात एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि मुझे आज तक ये नहीं पता था कि जब से वो तेरा मैनेजर छोड़ के गया था, तब से तूने इतना काम अपने ऊपर संभाल लिया था कि मेरे को आज तक कभी ये नहीं लगने दिया कि तू 3 या 4 बंदों का काम अकेला कर रहा है। एक फीडबैक उन्होंने मेरे को ये दिया। दूसरा फीडबैक उन्होंने मेरे को ब्लंटली बोला कि तब तक मैं तेरे को एकदम बेवकूफ नालायक समझती थी, जिस दिन तूने मेरे को रिकंसिलिएशन करके दिया था और मैंने बैलेंस शीट साइन की थी, उस दिन से मेरा तेरे रिगार्डिंग परसेप्शन चेंज हो गया था और तब से मैंने तेरे को सीनियर रोल में डालना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया। फीडबैक मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, मैंने अपनी गलतियां करी थी, मैंने उस पर काम किया। ठीक है, लाइफ में तब मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिली जब एक पार्टनर ने मेरे को छोड़ने जाने के बाद 1 हफ्ते बाद मेरे को जेन्युइन फीडबैक दिया। दिस इज द फीडबैक विच एवरी एम्प्लॉय शुड गेट। एंड टेक्निकली आप ये एम्प्लॉय को ऐसा नहीं है छोड़ने के बाद आप दो, मेरा ये मानना है आप एम्प्लॉय को रेगुलर फीडबैक देते रहा करो ताकि वो अपने ऊपर काम करते रहे। थैंक यू सर। सो अब करियर ग्रोथ एंड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने अपने करियर में मल्टीपल रोल्स हैंडल किए हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस से लेकर FP&A तक। कौन सा फेज सबसे चैलेंजिंग था आपकी लाइफ में? FP&A, बिकॉज 2 तरीके से है। FP&A में नंबर का कुछ वजूद नहीं होता है, आप कोई से भी कहीं से भी नंबर लेकर आ जाओगे, आप उसको डिफेंड कर सकते हो। लेकिन अगर वही नंबर आपका डिफेंस अगर ब्रेक हो जाता है, आपके घोड़े खुल जाएंगे, आप उस नंबर के बारे में कभी आप उसको डिफेंड नहीं कर पाओगे और आपकी बेइज्जती बड़ी गंदी होती है उस टाइम पे। तो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। FP&A मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि हमेशा से टफेस्ट रहा है मेरे लिए। सो जब आप लीडरशिप रोल में आए, तब माइंडसेट में क्या चेंज आया? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकर बनने तक का ट्रांजिशन कैसा था आपका? मेरा शुरू से ही एक ही व्यू रहा है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टेक्निकली मेरे को लगता है कि फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आपको जो भी कंट्रीब्यूट करना है, आप कंपनी में किसी भी समय उनके काम जरूर आ जाओ। ये कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो शायद मेरे को लगता है कि एक तो आप खुद को जस्टिस नहीं कर पा रहे अपनी जॉब से, दूसरा आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। तो हेंस मेरा ये मानना है कि जब कभी भी जॉब करो, कंट्रीब्यूशन तो जरूर होना चाहिए, whether it has to be on the strategy front or it has to be on the operational front. सो इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री काफी डायनेमिक है। ऐसा सेक्टर में फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं, नंबर 1 जो गवर्नमेंटल रिस्क होता है। जैसे क्लासिक एग्जांपल है, सरकार ने IRDA ने अभी 2 साल पहले जो है इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनीज की जो कमीशन गाइडलाइंस होती है वो चेंज कर दी। अचानक से आपका बिजनेस मॉडल जो है, जो ग्रो कर रहा होता है, वो ठक से गिर जाता है। दूसरा सबसे बड़ा आपने
बाजार में देखा होगा, पेटीएम है, अचानक से उनका पेमेंट लाइसेंस जो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ केवाईसी नॉर्म्स उन्होंने फुलफिल नहीं किए, लाइसेंस कैंसिल कर दिया। आपका सपना, आपने जो घर बनाया एकदम से टूट जाएगा। तो गवर्नमेंटल रिस्क हमेशा से फाइनेंशियल सर्विसेज में हमेशा से रहेगा ही रहेगा, बिकॉज लोगों का पैसा इन्वॉल्व रहता है। दूसरा मेरे को जो चैलेंज सबसे बड़ा लगता है कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम कितने आसानी से सॉल्व कर रहे हो, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है इसमें। वाइल फाइनेंस हैज नो रोल टू प्ले, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है टेक ऑपरेशंस पे आप कितनी मेहनत कर रहे हो, एक कंपनी कितनी टाइम स्पेंड कर रही है और कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रही है वो कस्टमर की, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो बहुत से लोगों का ना, एक हमारे सब्सक्राइबर का भी बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि एफपीएनए है क्या। बहुत से लोगों को एफपीएनए टीम सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आती है। तो एक्चुअल में एफपीएनए का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यूज पर्सपेक्टिव से? दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं एफपीएनए। टेक्निकली आप मान के चलो अकाउंट्स में जब सारे काम हो जाते हैं तो एफपीएनए का काम शुरू होता है। जिस दिन आपका कंपनी का मंथली लेवल पीएनएल क्लोज हो जाए, राइट, तब एफपीएनए का काम शुरू होता है। काम क्या शुरू होता है कि सबसे पहले उसको जब रिपोर्टिंग करनी होती है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, तो वो आपका फाइनेंशियल नंबर्स उठाएगा, उसको कंपेयर करेगा विद द लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सेम मंथ, आपने एओपी में कितना डाला था, रोलिंग फॉरकास्ट कितना था, उन सब के कंपैरिजन के साथ वो अपनी कमेंट्री बनाता है। कमेंट्री एज इन बड़ी शॉर्ट कमेंट्री, ताकि मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स को कैसे वो नंबर्स के बारे में बता पाएगा कि जो हमने नंबर्स करा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अपार्ट फ्रॉम दिस, एफपीएनए वाला बंदा हर महीने या साल के अंदर दो काम बहुत ही महत्वपूर्ण करता है, जो कि होता है एक तो आपका फाइनेंशियल बजट बनाना, कि फाइनेंशियल बजट हमने लेट्स से जनवरी फरवरी में अगले साल का बजट बना दिया, और हर क्वार्टर के बेसिस पे जाके, जस्ट बिकॉज आपके बिजनेस डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, उसको हर क्वार्टर के बेसिस पे जाके ट्रू अप जरूर करना, एक काम वो होता है। तीसरा, अगर कंपनी फंड रेज में जा रही है तो फंड रेज में जाते वक्त कंपनी को जो है लॉन्ग रेंज प्लान बनाने होते हैं, 3 साल का, 5 साल का, 10 लाख का, 10 साल का। तो वो लॉन्ग रेंज प्लान बनाने में एफपीएनए वाली टीम की बहुत ज्यादा अपना यूजफुलनेस आती है। सो आप जब कभी फाइनेंशियल नंबर बनाते हो तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि कंपनी को कॉस्ट कंट्रोल करनी है या कंपनी को कॉस्ट ग्रोथ के लिए फोकसली ग्रोथ देखनी है? बड़ी सिंपल चीज है कि जब आप नंबर्स ग्रो करते हो, टेक्निकली दो ही पैरामीटर होते हैं कंपनी में जो वो आज की तारीख में देखती है। वन इज ग्रोथ, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो नेचुरल सी बात है कि उसको वैल्यूएशंस अच्छी मिलेंगी। दूसरा होता है ईबीटा, जो आप प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आप ग्रोथ विद ईबीटा कर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है बाजार में आपको और ज़्यादा वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जब कभी भी आप नंबर्स के बारे में सोचते हैं और नंबर्स बजट करना शुरू करते हैं, तो दो लीवर्स आपको बहुत संभाल के चलने पड़ते हैं कि कितनी ग्रोथ के ऊपर आप कितना ईबीटा आप जनरेट कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस दो के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये दो मेजर पिलर्स होते हैं जिसके अगेंस्ट आपका पूरा बजट बनता है। सो अब थोड़ा सा लीडरशिप और स्ट्रेटेजी के बारे में समझते हैं। आज के टाइम में ऑटोमेशन और एआई फाइनेंस फील्ड को काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में फाइनेंस लीडरशिप का रोल कैसे इवॉल्व होगा? मेरे ख्याल से चेंज कुछ भी नहीं होगा, इवॉल्व सिर्फ ये होगा कि आज की तारीख में जितनी भी आपकी स्ट्रैटेजीज हैं जो ऑन पेपर्स बनती हैं, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो सब मॉडल्स, टेक मॉडल्स के अराउंड बनाई जाएंगी। कि ऑटोमेशन जो आज मान के चलते हैं अगर एक लेवल तक होता है, तो कल को ऑटोमेशन विल बी द बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर मुझे लगता है कि जो एक स्ट्रैटेजी वाला इंडिविजुअल सिर्फ कागज के ऊपर नंबर्स लिख कर लाता है और बोलता है कि दिस इज हाउ द मॉडल इज गोना वर्क, ऐसा काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं उसको टेक के रोल के साथ साथ उसके अगेंस्ट हमें कितनी बेनिफिट्स, कितने लीवरेज मिलेंगे, दिस इज समथिंग विच ही हैव टू वर्क अराउंड इट। सो बेसिकली अब एक क्वेश्चन है हमारे सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने अभी अभी फाइनेंस से कुछ क्वालिफाइड हुए हैं। सो उनके लिए ये क्वेश्चन है कि डेटा एनालिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए? दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर्स को पढ़ना भी एक आर्ट होती है, राइट। हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको एक लार्ज डेटाबेस थ्रू कर दिया जाएगा, ठीक है, और आप उस पर कुछ ना कुछ करके ले आ पाएंगे, ठीक है। आज भी जो मैं मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज देखता हूँ, एंड वाई दीज एमबीए प्रोफेशनल्स जो आप
डिग्री लेकर आते हैं। ये लोग एक्सेल क्यों करके जाते हैं बेसिक फाइनेंशियल वाले एग्जीक्यूटिव को या बंदे को? कारण सिर्फ एक ही है, काम बंदा वही करता है एग्जीक्यूटिव, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाता, राइट? इवेंचुअली मैं सारे एग्जीक्यूटिव्स को जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं उन सबको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करो एक थॉट प्रोसेस जरूर रखा करो कि उस काम को प्रेजेंट करते समय ये नहीं है कि सिर्फ एक एक्सेल शीट पे काम करा, एक कॉलम के अंदर कंप्यूटेशन करी और फाइल भेज दी। ठीक है, करना क्या चाहिए, उसके ऊपर एक समरी बनाओ। आइडियली वो समरी शुड बी लाइक कि 30 सेकंड के अंदर कोई बंदा उस छोटी सी टेबल को देख के ये जरूर ड्रॉबैक कर पाए कि ये डेटा बोल क्या रहा है। जिस दिन आप अपने डेटा को बेचना सीख जाओगे उस दिन आप अपने करियर में जरूर एक्सेल कर जाओगे। तो जितने भी फाइनेंस प्रोफेशनल हैं आज की तारीख में बहुत सारे एआई के फ्री टूल्स आ गए हैं, मैं उनको जरूर रिकमेंड करूंगा कि डेटा के ऊपर काम करिए और उस डेटा को किस शॉर्ट फॉर्म के अंदर, फॉर्म एंड फैक्टर के अंदर हम बेच सकते हैं, यूज करिए एंड उस स्तर पर जरूर काम करिए, तभी आपकी ग्रोथ आगे बन पाएगी। सो बेसिकली ये क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा पर्सनल लीडरशिप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं? क्या लीडरशिप में टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कम्युनिकेशन स्किल्स? मेरे ख्याल से टेक्निकल नॉलेज कोई भी बंदा 100% अचीव नहीं कर सकता, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे इट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स विच एक्चुअली टेक्स योर टीम टू द nth लेवल, राइट? बिकॉज मैसेज देने के दो तरीके होते हैं। अगर लेट्स से कल को नीचे वाला बंदा गलती करता है, मैं इफ आई कंटिन्यूसली स्टार्ट येलिंग एट हिम, राइट, ही माइट नॉट फील गुड अबाउट द टीम एंड द कल्चर एज वेल। हुआ कुछ भी नहीं, मैंने उसको मतलब चिल्ला के अल्टीमेटली उसको डिमोटिवेट और कर दिया, बाकी टीम मेंबर्स भी वो मैसेज ढंग से परसीव नहीं करते हैं एंड हेंस हुआ क्या, सिर्फ टीम का माहौल खराब हो गया। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मिस्टेक्स इज ऑलवेज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्क एंड इंसान काम जो करता है वही गलती करता है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कोई बंदा अगर गलती नहीं कर रहा तो मतलब वो काम करके आया ही नहीं है वैसी बात। तो हेंस कम्युनिकेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द की फैक्टर व्हेन अ टीम वर्क्स। Senior to a junior communication should be always dependent on the way he communicates his message. सो हर सक्सेसफुल प्रोफेशनल की जर्नी में ना एक अप्स एंड डाउन तो होते ही हैं। क्या कोई ऐसा चैलेंजिंग फेज था जहां आपको टफ डिसीजन लेने पड़े? बहुत बार आते हैं, कहीं ना कहीं यू बैक इट बाय द लॉन्ग टर्म द गोल्स अराउंड इट। आज आपको टफ कॉल्स लेनी पड़ रही हैं बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो टफ कॉल्स के पीछे डिसीजन ऐसा था कि एटलीस्ट समवन वॉन्ट रियली क्वेश्चन दैट इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को रखते हुए वो डिसीजन ले लो तो हाँ, while people might not be able to perceive your that decision making, but कहीं ना कहीं जब gradually आप grow करते हो and in the interest of the organization, in the interest of the time, जो भी आपने decision लिए होंगे लोगों को बाद में realize होता है कि हाँ इसके पीछे ये reason था जिसकी वजह से इन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। तो उस एक्सपीरियंस से भी आपने क्या सीखा जो आज भी आप अपने डेली रूटीन में अप्लाई करते हैं? मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ है एंड आई ऑलवेज कीप माई थिंग्स सिंपलर कि डिसीजन आप ऐसे लो कि आप जो काम कर रहे हो डेली बेसिस पे वर्क मोनोटनस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप योर वर्क मूविंग इन अ डायरेक्शन कि आगे जाके वो टाइम जरूर कम होते रहना चाहिए। अगर जिस दिन आपको उस सेम काम के अंदर टाइम ज्यादा लग रहा है या सेम टाइम लग रहा है मतलब आप कहीं तो गलत जा रहे हो, नंबर एक। नंबर दो, आप काम जितना मर्जी कर लो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर डेटा आपका बोल नहीं पा रहा है, बेच नहीं पा रहे हो आप डेटा को, मतलब आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। ये दो बड़े बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जिस पे मैं काम करता हूँ। आज बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल फाइनेंस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए 3 प्रैक्टिकल एडवाइस क्या देना चाहेंगे सर? 3 प्रैक्टिकल एडवाइस यही है। नंबर 1, प्रैक्टिकल अप्रोच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस में थ्योरी विल नेवर प्ले अ पार्ट, राइट? प्रैक्टिकली कहीं कोर आई वुड से कंपनी या कोर जैसे सीए फर्म्स होती हैं वहाँ जाके आप जरूर काम करो, अपने बेसिक्स सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो। बिना बेसिक्स के फाइनेंस में कहीं भी प्लेस नहीं मिलेगी आपको, बिकॉज आप एक लेवल तक काम करने पहुंच जाओगे लेकिन समवेयर आपके अगर बेसिक्स हिले हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं जाके स्ट्रगल करोगे। नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने बोला आज की तारीख में
वाइल आपके पास एमबीए डिग्री नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप परसूड एमबीए डिग्री जरूर करो कि आपको अपने डेटा को बेचना कैसे है, आप उस पर जरूर काम करिए, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर जरूर काम करिए, सो दैट आपका काम जो है आसान होना शुरू हो जाएगा। सो चलिए थोड़ा सा फन सेगमेंट शुरू करते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन ये है कि नंबर या स्ट्रेटेजी? स्ट्रैटेजी। और एक्सेल या पावर बीआई? पावर भी है। रिस्क लेने में बिलीव करते हैं या सेफली? रिस्क। वर्क लाइफ बैलेंस या हसलर कल्चर? हसल। एक बुक जो हर फाइनेंस प्रोफेशनल को पढ़नी चाहिए? मैंने आज तक नहीं पढ़ी। अगर बोलनी है तो 11th क्लास में मेरे को इतना याद है, वो टी.एस. ग्रेवाल की जो अकाउंटेंसी की बुक होती है वो जरूर पढ़ लो। बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए। अगर 5 साल बाद आप अपने करियर को देखते हैं तो आप खुद को किस रोल में इमेजिन करते हैं? सीएफ। ओके। सो रोहित जी, आज आपने जो इनसाइट्स शेयर किए, स्पेशली फाइनेंस को स्ट्रेटेजी के पर्सपेक्टिव से देखना, वो हमारे लिसनर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको अपनी जर्नी एक लाइन में डिफाइन करनी हो तो वो क्या रहेगी? सिंपल, मोटिवेटेड, कैप्टिवेटेड, दैट्स इट। सो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और भी नए नए पॉडकास्ट हम लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं इट्स गौरव ब्लॉग।